अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ मऊ में आज एक पिछड़ा, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक भागीदारी सम्मेलन हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर सहित पूर्वांचल के बहुत से नेताओं ने, कद्दावर नेताओं ने प्रदेश को, देश को संबोधित किया है। उनके संबोधन में जो बातें कही गई हैं वह लीक का पत्थर तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन आज के पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित और अल्पसंख्यक को एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर कर देगी। ओम प्रकाश राजभर पिछड़ा वर्ग के अति पिछड़ा समाज से आते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 20-21 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनके समर्थकों की तादाद अंधभक्तों की तरह है। जैसे बीजेपी में अंधभक्त हैं कि अगर मोदी सरकार कुछ भी करे, गलत करे, सही करे, सब कुछ उनको अच्छा लगता है। उसी तरह से लगभग सारी पार्टियों के अंधभक्त होते हैं, चाहे वो मायावती हो, दलित समुदाय के लोग अंधभक्त हैं, खास करके चमार कम्युनिटी के लोग, समाजवादी पार्टी, यादव अंधभक्त हैं, लगभग सारे यादव अंधभक्त हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो खैर जनाधार अभी खत्म है, उसके बारे में कुछ खास टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ समय से प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं और एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं, तो सीटों पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। मतलब जो बीजेपी विरोधी मतदाता हैं वो कुछ कांग्रेस के पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन इससे कहिए कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव और उनकी पूरी पिछड़ा जाति से संबंधित टीम के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी की वजह से, तो हमें ऐसा नहीं लगता। और आज के सम्मेलन से यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भी बीजेपी के हाथ से खिसक गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बहुत पहले खिसक चुका है किसान आंदोलन की वजह से, लेकिन आज के हालात को देखते हुए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पूर्वांचल भी बीजेपी खो रही है। इसीलिए पूर्वांचल में प्रधानमंत्री की कुछ ही दिनों में 6 रैलियां हो चुकी हैं। उनको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 0 सन्नाटा है और उस कमी को पूरा करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधा जाए। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, खास करके ओबीसी का रुख शायद बीजेपी, मोदी और योगी समझ नहीं सके हैं। और अगर आज का सम्मेलन उन्होंने देखा हो, ओबीसी, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक का रोष देखा हो, मोदी सरकार, योगी सरकार के प्रति आक्रोश देखा हो, तो उन्हें मालूम हो कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हार ही चुके हैं, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उनके लिए कुछ भी नहीं बचा रह गया है।
आज सम्मेलन में, महारैली में एक बात सामने आई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने खेला होबे का नारा दिया था और खेला करके दिखा दिया। बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई। जो बीजेपी 200 पार की बात करती थी, वो 75-76 सीटों पर अटक कर रह गई। अब बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। यहां पर हम नारा देते हैं, वहां पर खेला होवे और यहां पर खदेड़ा जावे। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, वो अगर गांव में घुसे तो उन्हें खदेड़ा जाए, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में आप जाइए तो हर गांव में एक बोर्ड लगाया गया है बड़ा सा, जो मेन चक्रोट पर या रोड पर, गली पर, जहां से गांव की शुरुआत होती है, वहीं पर वो बोर्ड लगा मिलेगा आपको। और उसमें लिखा है बीजेपी के लोगों को अंदर आना निषिद्ध। मतलब बीजेपी के लोग गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, और अगर प्रवेश करेंगे तो उन्हें वापस कर दिया जाएगा। ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में बीजेपी का पुरजोर विरोध हो रहा है और गांव के लोग आक्रोश से, गुस्से से भरे हुए हैं। बीजेपी, योगी और मोदी का कोई नामलेवा वहां नहीं है। अगर कोई नाम लेता है तो उसका भी बहिष्कार। अब यही हालत आज के सम्मेलन के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाली है बीजेपी की, कि वहां से बीजेपी वालों को खदेड़ा जाएगा। खदेड़ा जाएगा का नारा ओम प्रकाश राजभर ने दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तमाम कद्दावर नेता मंच पर बैठे हुए थे, और इस बात की चर्चा जब अखिलेश यादव संबोधन करने लगे तो उन्होंने भी कहा कि खदेड़ा जाएगा, बीजेपी वाला कोई मिले तो उसको खदेड़िए, गांव में घुसने नहीं दीजिए, उससे बात नहीं कीजिए, उसे काले झंडे दिखाइए और उसे वापस कर दीजिए। इसमें हिंसा की बात कहीं से भी नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए कि अगर बीजेपी के लोग जाएं तो उनको डंडों से पिटाई करो। ऐसी भाषा सुनने में नहीं आई है और ऐसी भाषा का उपयोग होना भी नहीं चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं। दिल्ली दंगों के दौरान आज के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो गोली मारने की बात कही थी, और वो गाली गलौज की भाषा में। तो जैसे को तैसा, मतलब बीजेपी को अगर शिकस्त देनी है तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कार्यशैली और उन्हीं के द्वारा निर्मित किए गए पिच पर उन्हें हराया जा सकता है। और उसकी शुरुआत आज से पूर्वांचल में भी हो चुकी है। पूर्वांचल में आई भीड़ को गोदी मीडिया क्या दिखाता है, मोदी मीडिया क्या दिखाता है, सोशल मीडिया क्या दिखाता है, लेकिन एक तटस्थ विवेचक की हैसियत से, एक तटस्थ पत्रकार की हैसियत से हमने जो देखा है वो कम से कम 3 लाख की भीड़ जरूर रही होगी, जो कि कैमरे से दिखाई दे रहा था। और यह भीड़
सिर्फ पांडाल और उसके आसपास सड़क पर ही नहीं, बल्कि पूरे मऊ शहर, आजमगढ़ शहर की सड़कों पर भी देखी गई। ये कोई खरीदी हुई भीड़ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी वाले खरीद करके लोगों को लाते हैं, बल्कि उनको अपने ड्रेस भी पहनाते हैं, उस तरह की भीड़ नहीं थी। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, अपने आप आई हुई थी। ओम प्रकाश राजभर के लिए, उनके संघर्षों के लिए, उनके योगदान के लिए एक अभिवादन की मुद्रा में ये भीड़ आई थी, और जिसका संबोधन समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर तथा और बहुत सारी पार्टियां थी, कम से कम 10 पार्टियां रही होंगी, छोटी पार्टियां, इन सब ने संबोधन किया और अपनी बात को मनवाने के लिए हाथ उठाओ, ताली बजाओ, हाथ उठा करके ताली बजाओ, जैसा कि मोदी जी किया करते हैं। उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं के नक्शे कदम भीड़ को संबोधित किया गया। खदेड़ा जाएगा का नारा देने के बाद बहुत तेज से तालियां बजी और एक अजीब सा माहौल कायम हो गया, खास करके भाजपा के प्रति नफरत का माहौल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमें अपना खोया हुआ सम्मान अगर वापस पाना है तो इस चुनाव के जरिए ही पाना है। खोया हुआ सम्मान क्या है? जब पिछली बार 2017 में समाजवादी पार्टी की हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई थी और केशव प्रसाद की जगह योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई और वह मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करते हैं तो उस घर का शुद्धिकरण किया जाता है, गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है, यज्ञ हवन और तमाम ब्राह्मणवादी कर्मकांड किए जाते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शूद्र हैं और शूद्र जिस घर में रहता है वो घर अपवित्र हो जाता है और उस अपवित्र घर में एक वर्ण व्यवस्था का समर्थक, मनुवाद का समर्थक, क्षत्रिय, जो कि कर्म से क्षत्रिय नहीं है, रूप रंग से क्षत्रिय नहीं है, पक्का ब्राह्मणवादी और मानसिक गुलाम हिंदुत्व का है। तो वहां पर कोई भी होगा तो उसे बेइज्जती फील होगी। अखिलेश को भी बेइज्जती फील हुई थी और उसी खोए हुए सम्मान की बात कर रहे हैं कि हमें कितना जलील किया गया, हमें नीच दिखाया गया, हमें शूद्र दिखाया गया। और यह सिर्फ घर के शुद्धिकरण तक ही सीमित नहीं रहा, घर में यज्ञ हवन और गंगा जल से धुलाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि जब उनके असली दुश्मन, जिसे वो मानते थे केशव प्रसाद मौर्य, दबाव में आकर के उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद तो दे दिया गया, एक ब्राह्मण डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी पद दिया गया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से आदित्य योगीनाथ के संबंध हमेशा 36 के आंकड़ों की तरह रहे। इस बात को सब जानते हैं। जिस केशव प्रसाद मौर्य की बदौलत लखनऊ की सत्ता नसीब हुई है, उसी केशव प्रसाद को इग्नोर किया गया और उसके खिलाफ तमाम सी जांच बैठाई गई।
मंच पर जब कभी सभा सम्मेलन में, रैली में केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और आदित्य योगीनाथ इकट्ठे बैठते थे तो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दिया जाता था बैठने के लिए, कुर्सी नहीं। और वो शूद्र हैं इसलिए स्टूल पर बैठे, गनीमत की स्टूल ही, उन्हें नीचे नहीं बैठाया गया, दरी पर भी बैठाया जा सकता था अगर थोड़ी लोक लाज न होती तो। लोक लाज इसलिए कि उन्हीं केशव प्रसाद की के बदौलत वो कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हीं केशव प्रसाद को स्टूल पर बैठाया गया। होना तो यह चाहिए कि जिस कुर्सी पर, जिस उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ काबिज हैं, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए था। लेकिन आरएसएस की तिकड़ी और मोदी जी की उल्टी खोपड़ी, शाह की रणनीति, इन सबके तहत ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य को इग्नोर किया गया और एक ब्राह्मणवादी, क्षत्रियवादी, वर्ण व्यवस्थावादी, मनुस्मृतिवादी नेता को प्रमुखता दी गई। तो इसी खोए हुए सम्मान ओबीसी का कोई भी है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर उसे सामाजिक अपमान, तिरस्कार, जाति पूर्वाग्रह और मनवादी व्यवस्था से ठोकरें मारी जाती है तो हर एक पिछड़े वर्ग को दर्द होना चाहिए। और वही दर्द महसूस किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमें अपना खोया हुआ सम्मान वापस लाना है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि जो लोग हवाई चप्पल पहनते हैं, हम सबका साथ और सबका विकास करके इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि हवाई चप्पल वाला आदमी भी हवाई जहाज से सैर करेगा। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जो मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते थे, उनकी मोटरसाइकिल स्कूटर भी खड़ी हो गई है और जो चला रहे हैं मजबूरी में, वो 100 रुपए से ऊपर प्रति लीटर दे करके चला रहे हैं। जब कोई बहुत जरूरी काम होता है तभी बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं लोग, वरना अब एक घर में शोरूम की तरह रख दिया गया, उसको देखते हैं। तो जो प्रधानमंत्री हवाई जहाज का सपना दिखा करके स्कूटर, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी छीन लिया, उसको भी चलाने से महरूम कर दिया, ऐसे प्रधानमंत्री और उसके मुख्यमंत्री और उसके डबल इंजन सरकार पर भरोसा करना ओबीसी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह समर्थन, ओबीसी का समर्थन ऐतिहासिक समर्थन है। जितनी भीड़ इकट्ठा हुई है उसके हिसाब से कहा उन्होंने कि यह ऐतिहासिक समर्थन है और इसके ऐतिहासिक परिणाम भी आएंगे। परिणाम आने में तो भी करीब 4 महीने से ज्यादा है, लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, ओबीसी का समर्थन समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को, वह भी कम नहीं है। अगर कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होता है
कोई बड़ी आपदा नहीं आती है। आपदा तो कभी भी आ सकती है, तीसरी लहर कभी आ सकती है, डेल्टा प्लस जैसे तमाम से कोरोना के रूप भी आ गए हैं। अब तो और नए नए जो है रूप आ गए हैं, उनका कहर भी बरप सकता है, चुनाव नहीं भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि ओबीसी का झुकाव जिधर होगा उसी की जीत होगी, और वह झुकाव आज देखने को मिल गया मऊ आजमगढ़ में। साथियों, भारतीय राजनीति में इतनी गिरावट आ जाएगी, इतनी कड़वाहट आ जाएगी, और हम पतन के ऐसे दौर पर पहुंच जाएंगे जहां से सुरक्षित वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कभी उम्मीद नहीं की गई थी। अब हमें इस राजनीति को बदलने के लिए सामने आना चाहिए, खास करके युवाओं को सामने आना चाहिए, अच्छे लोगों, बुद्धिजीवियों को सामने आना चाहिए, और उन्हें राजनीति करनी चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक बनना चाहिए, और दबे कुचले वंचित पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए जन चेतना जगाने का काम करना चाहिए। जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा उस दिन हिंदुत्व भी फेल हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र का सपना भी फेल हो जाएगा, रामराज भी फेल हो जाएगा, और अंधविश्वास पाखंड भी फेल हो जाएगा। ओबीसी या बहुजनों की अज्ञानता का ये फायदा उठा रहे हैं शुरू से, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो। ये बहुजनों की गुलामी, बहुजनों की मानसिकता, बहुजनों की सोचने समझने की कमी का फायदा उठाते रहे। लेकिन अब बहुजन समाज में चेतना आई है और लोग जाग चुके हैं। अब ओबीसी जैसी ताकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओबीसी जनगणना तो करानी ही पड़ेगी, ओबीसी को उसका अधिकार तो देना ही पड़ेगा, साथ ही सवर्णवादी सरकारों का भी समापन करना